अस्सलाम वालेकुम। इकोनोवाइज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने बालाखिर वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभाल लिया है और अब वो इस हुकूमत के चौथे वज़ीर ख़जाना बन गए हैं। हमाद अज़हर साहब की गालिबन 2 बारियाँ लगी थी, तो ये 5वें वज़ीर ख़जाना है। अब देखना ये होगा कि शौकत तरीन साहब के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ आती हैं इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों में। शौकत तरीन साहब की जहाँ तक बात है, उनकी कुछ चीज़ें जो उन्होंने अपने विजन के बारे में बताई हैं वो रिलेटिवली हौसला अफजा लगती हैं, और वो हौसला अफजा इसलिए लगती हैं क्योंकि यहाँ पर शौकत तरीन साहब ने इस चीज़ पे बात करने की है काफ़ी ज़्यादा कि जो हमने IMF की शराइत मानी है, IMF को हमने जिस तरह अप्रोच किया था, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये गलत थी। हमने ये चीज़ नहीं सोची थी कि इसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और उसी की वजह से हम एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का भी शिकार हो गए हैं, और वो मसाइल जिनको हम हल करने के लिए IMF के पास गए थे वो एक्चुअली मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी आउट ऑफ कंट्रोल है, रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी हमें मसले आ रहे हैं, उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कोविड का भी है। सिमिलरली जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी सूरत हाल भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। बीच में थोड़ा सा अर्सा आया था जहाँ उसकी इंप्रूवमेंट आई थी, लेकिन वहाँ पर अब फिर ख़राबी आनी शुरू हो गई है। एक रेमिटेंसेस हैं जो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट शो कर रही हैं, लेकिन उसकी वजह भी ये है कि एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क वो रोज़गार उनके गए तो उन्होंने अपनी सेविंग्स को यहाँ मुंतकिल करना शुरू किया। और दूसरा ये कि जो बेसिकली चैनल हैं आपके रेमिटेंस ट्रांसफ़र के, वो क्योंकि एयर ट्रैवल वगैरह बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है तो वो बंद हो गए, तो हुंडी शुंडी जो है पे काफ़ी कमी आई हुई है। तो इस वजह से भी जो थ्रू प्रॉपर चैनल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। लेकिन इसके अलावा कहीं पे कोई सूरत हाल मस्बत नहीं है। यही चीज़ शौकत तरीन साहब ने भी कही। शौकत तरीन साहब के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अब तक जितने वज़ीर ख़जाना आए हैं उनमें शायद ये सबसे बेहतर वज़ीर ख़जाना थे। शौकत तरीन साहब को जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 में वज़ीर ख़जाना बनाया गया था तो काफ़ी बुरा माशी हालात थे, शायद उससे कहीं ज़्यादा बुरे माशी हालात थे जो मुल्क इस वक्त फेस कर रहा है, या जो 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त फेस कर रहे थे। एक तो आलमी माशी बहरान था 2008 का जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, और कैश क्रंच था लिटरली, तो फंड अरेंज करना मुश्किल होना था। फिर पाकिस्तान के जो बॉन्ड थे, यूरो बॉन्ड, उसकी पेमेंट ड्यू थी। ट्रेड डेफिसिट के इश्यूज थे, करंट अकाउंट डेफिसिट के इश्यूज थे, फिस्कल डेफिसिट के बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज थे। फिर आपको याद होगा कि 2006-7 में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की जो हुकूमत थी मुशर्रफ साहब के दौर में, उसी के दौर में ये जो आपकी जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर जब हुकूमत आई तो हुकूमत ने 18वीं तरमीम की, और 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए, तो नए NFC अवार्ड की तश्कील भी एक चैलेंज था। और शौकत तरीन साहब ने इन सारे चैलेंजेस के ऊपर बड़े अच्छे तरीके के साथ इनके हल के लिए काम किया था, और उनकी इस कोशिश की वजह से ही एक कंसेंसस NFC अवार्ड भी इशू हुआ। वो इसके आर्किटेक्ट हैं एक तरह से 18वीं तरमीम के बाद के जो मालियाती मामलात हैं पाकिस्तान में, उसके वो आर्किटेक्ट भी हैं। फिर उन्होंने बहुत से सेक्टर्स में ट्रेड को डीरेगुलेट करते हुए एक्सपोर्ट्स का जो स्पाइक पीपल्स पार्टी के दौर में 18 बिलियन से 26 बिलियन के ऊपर चली गई थी, 17 बिलियन से 26 बिलियन या 18 बिलियन से 26 बिलियन के ऊपर चली गई थी, जो बड़ा सिग्निफिकेंट स्पाइक है, वो भी इन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से था। बम्पर कॉटन क्रॉप वीट की शॉर्टेजेस पे काबू पाया गया था, और इस तरह बड़ी चीज़ें थी। इस हिसाब से देखा जाए तो शौकत तरीन साहब जो हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग तो इकॉनमी पे बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर जो अहम सवाल आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि 2008 से 2013 में शौकत तरीन साहब को एक पॉलिटिकल विजन दिया गया था, जो उस वक्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी, जो बेसिकली पीपल्स पार्टी के सरबराह भी थे, उनकी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिसमें 18वीं तरमीम थी, NFC अवार्ड था, किसानों के लिए रिलीफ पैकेजेस थे, के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पॉवर्टी एलिविएशन थी, जिससे मनी वेलोसिटी की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव आया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें थी, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन एग्जिस्ट करती थी, और शौकत तरीन साहब ने उस पर एक्ट किया था। काफ़ी इम्कानात यही हैं जो थोड़ा बहुत मुझे भी शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू सुनने से अंदाज़ा हुआ कि शौकत तरीन साहब भी उस इकॉनमी के ब्रॉडर कॉन्टूर से, या उस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ब्रॉडर कॉन्टूर से इत्तफाक करते थे। अभी भी जो इन्होंने बातें की हैं वो एक्चुअली उसी तरह की बातें हैं जो 2008 से 2010-11 के बीच में सोल्यूशन इन्होंने अपने पहले दौर में दिए थे। लेकिन सवाल अब ये होगा कि क्या इमरान खान साहब इनको वो पॉलिटिकल डायरेक्शन दे पाएंगे या नहीं, और अगर वो पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं दे पाते तो इंडिपेंडेंटली शौकत तरीन साहब क्या वो पॉलिसी बना सकते हैं।
जो प्योरली ग्रोथ फ्रेंडली हो, जो क्रॉनी कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रखे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो 3-4 बेसिक चैलेंजेस दरपेश हैं, जिन सब का हल कहीं ना कहीं ग्रोथ से और फाइनेंस रेजिंग से निकलेगा, जिसमें करंट अकाउंट का इश्यूज़ हैं, एक्सपोर्ट के इश्यूज़ हैं, ट्रेड के इश्यूज़ हैं, फिस्कल डेफिसिट के इश्यूज़ हैं, उनका कोई हल निकाला जा सकेगा नहीं। दूसरी चीज़ जो फिस्कल फ्रंट पे इस वक्त चैलेंज है वो ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। तब बेसिकली चैलेंज ये था कि सूबों को के दरमियान फंड्स को किस तरह तकसीम करना है। अब जो असल चैलेंज होगा, जो बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हुकूमत ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत जो है, ये अपने गैर तरक्याती अखराजात, जो वाइट एलिफेंट किस्म के अखराजात हैं, वो सिविल साइड पे भी हैं, वो मिलिट्री साइड पे भी हैं, उसको कैसे कम करेगी। शौकत तरीन साहब एक अच्छे नेगोशिएटर के तौर पे भी मशहूर हैं। देखना ये होगा कि वो मुल्क के ताकतवर हलकों के साथ इस सारे प्रोसेस में किस तरह नेगोशिएट करते हैं और इसमें कितनी उनको सक्सेस होती है। शौकत तरीन साहब के बारे में एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि इनका, क्योंकि एक बैंकर आदमी हैं, एक सक्सेसफुल बैंकर हैं, इनके पास हमेशा करियर ऑप्शंस हमेशा होते हैं, एक कंसल्टेंट टाइप नहीं आया मैं वर्ल्ड बैंक के जिनको ला के इम्पोज कर दिया जाता है। तो जब कभी इनको लगता है कि अब इनके हाथ से मामलात बाहर हो रहे हैं, तो ये या इनकार कर देते हैं या कहते हैं कि मैं यहाँ से अब कुछ और करूँगा। तो ये बेसिकली उस तरह इनकी वो ग्रीड या हंगर भी नहीं है पोजीशन से स्टिक करने की। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, देखना होगा कि इमरान खान साहब इनको वो गाइडेंस और ऑटोनॉमी दे सकते हैं जो इनको फंक्शन करने के लिए चाहिए है। शौकत तरीन साहब ने काबिलियत अपनी आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी वाली हुकूमत में साबित कर दी हुई है। अब अगर कोई फेलियर होगा तो ये इमरान खान साहब का फेलियर होगा। यहीं से जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में सालाना 17.4 अरब डॉलर, जो पाकिस्तानी मईशत का तकरीबन 5% बनता है, वो यहाँ के जो बेसिकली मरात याफ्ता तबकात हैं उनको दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ा मरात याफ्ता तबका जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट पाकिस्तान में जो है वो बाकी दुनिया के अक्सर ममालिक से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कंपनियों का बैलेंस शीट पर जाके इफेक्टिव टैक्स रेट देखें तो बिकॉज ऑफ टैक्स लूप होल्स, जो टैक्स उनको एक्चुअली जमा करवाना पड़ता है वो बहुत थोड़ा होता है। सिमिलरली दूसरी चीज़ जो कही गई यहाँ पर वो ये कही गई कि पाकिस्तान में इनकम का जो टॉप 1% है उसको भी दूसरे नंबर पे ज़्यादा मराद जो है वो लेता है। अब उसमें एक जो थोड़ा सा इशू है वो ये है कि 1% का कट ऑफ पॉइंट जो है, इसके साथ मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के केस में ये कट ऑफ पॉइंट को 18 लाख रुपया सालाना आमदनी वाला शख्स बनता है। अब 18 लाख रुपया सालाना आमदनी जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है। तो अगर हुकूमत इस 1% को ब्लैंकेट लेके कोई पॉलिसी मेकिंग करना चाहे तो नहीं कर सकेगी। यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत, अगर हुकूमत संजीदा होती, जो पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी के भी मफादात आ जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर क्रॉनिक कैपिटल स्टेट है तो वो वाले मामला भी आ जाते हैं कि सरप्लस वेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर इस रिपोर्ट के केस में हुकूमत कहीं वेल्थ टैक्स की तरफ जाती है तो ये तो इकॉनमी को कॉन्टिन्यूस एक डेड एंड की तरफ धकेल देगा। ये एक इफ़ेक्टिवली ऐसा रास्ता होगा जिससे फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर करने की कोई खासियतें नज़र नहीं आएंगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में बल्क इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे सेक्टर्स में होती है जहाँ पर वो इफ़ेक्टिवली स्पेकुलेटिव होती है। रियल एस्टेट उसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्टॉक्स हैं और फिर कुछ ट्रेड्स हैं। अगर यहाँ पर लोगों को कहा जाएगा कि वो वेल्थ टैक्स पे करें तो वो अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करना शुरू करेंगे, जिससे इफेक्टिवली एक पूरी की पूरी एसेट क्लास इरोड होने का डर है। और वो एसेट क्लास जब बैलेंस शीट्स के ऊपर उसकी इरोजन नज़र आएगी तो यहाँ पर पूरे का पूरा फाइनेंशियल और बिजनेस सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हुकूमत को इस मामले में मुहतात रहने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर जिस एंटिटी के बारे में बात की गई है वो अफवाज पाकिस्तान है, और उनके बारे में भी कहा यह जा रहा है कि इनको को तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर का एडिशनल प्रिविलेज दिया जाता है। और ये प्रिविलेज उसके अलावा है जो फ़ौज के उन इदारों को दिया जाता है जो कारोबारी मामलात में शामिल हैं, मसलन फ़ौजी फाउंडेशन है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है। और फ़ौजी फाउंडेशन के बारे में कहा यह गया है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कंग्लोमरेट भी है। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इन चीज़ों के ऊपर संजीदगी के साथ हुकूमत गौर करे। शौकत तरीन साहब, जैसे मैंने पहले कहा, उनसे उम्मीद है, वो कैपेबल हैं। देखना ये होगा कि उनको वो पॉलिटिकल स्पेस और डायरेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, वरना बुनियादी मसले भी तकरीबन नोन हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे मैं हमको तकरीबन 1.5-2 साल से कहते आ रहे हैं, जब से हुकूमत आई है कहते आ रहे हैं कि बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस हुकूमत को हुकूमती खराजात में को 800 से 1000 अरब रुपए की कटौती करने की ज़रूरत है। और फिर जो टैक्स बेनिफिट वगैरह मुख्तलिफ इदारों को दिए गए हैं,
उनके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। देखते हैं अब इसमें क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।